बिहार दरोगा हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2001 से लेकर के 2025 तक के सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का जो एग्ज़ाम 18 जनवरी 2026 और 21 जनवरी 2026 को जो लिया जाएगा, उसके लिए देखिए हिस्ट्री का, इतिहास का जितने भी प्रश्न बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में 2001 से लेकर के अभी रिसेंटली 14 दिसंबर 2025 को जो है बिहार दरोगा का ईएसआई का मेंस का एग्ज़ाम लिया गया है। तो वहाँ तक जितने भी जो है हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग वन शॉट रिवीजन वीडियो में डिस्कस करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स, इसको ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी प्रकार से इससे पहले वाले सेशन में मैंने आपको ज्योग्राफी कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है, बिहार दरोगा ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2001 से लेकर के 2025 तक के सारे प्रश्नों को हमने कवर किया हुआ है, तो जा करके देख लीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिए, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो बिहार दरोगा एग्जाम से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स देखिए, ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज की इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2001 से लेकर के 14 दिसंबर 2025 तक के सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्रश्न बिहार दरोगा मेंस में 14 दिसंबर 2025 को अभी रिसेंटली पूछा गया है बिहार ईएसआई मेंस के एग्ज़ाम में। प्रश्न पढ़ेंगे कि अलबरूनी किस शताब्दी में भारत की यात्रा किया था। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, और देखिए अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट करते चलिए, इससे आपका रिवीजन भी होते चलेगा, और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगा उससे भी आप ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा। इस तरह से क्या होगा, तो इस तरह से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अलबरूनी जो है ना, यह 11वीं शताब्दी यानी कि 11th सेंचुरी में भारत की यात्रा किया था। विशेष करके ध्यान रखिएगा 1017 ईस्वी के आसपास, ठीक है ना। अलबरूनी ने 11वीं शताब्दी 11th सेंचुरी में भारत की यात्रा किया था। विशेषकर 1017 ईस्वी के आसपास यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, और कई वर्षों तक जो है ये भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान और संस्कृति का अध्ययन किया, और उसी के आधार पर इसने जो है किताबुल हिंद की रचना किया था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि किताबुल हिंद किसकी रचना है, तो याद रखिएगा अलबरूनी की। और यह किस शताब्दी में भारत की यात्रा किया था, तो 11वीं शताब्दी। क्लियर है फ्रेंड्स। अच्छा, बात करते हैं हम महमूद गजनवी के अन्य दरबारी की। महमूद गजनवी के दरबार में और कौन कौन से व्यक्ति रहते थे, तो एक तो अलबरूनी हो गया, उसके बाद आप नाम याद रखिएगा फर्रुखी का, ठीक है ना। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्रुखी, ठीक है ना। अलबरूनी, फर्रुखी, उत्बी, और एक और नाम याद रखिएगा फिरदौसी का। ये सभी जो थे महमूद गजनवी के दरबारी थे। क्लियर ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे, और इसी प्रकार से मैंने आपको बिहार दरोगा ज्योग्राफी PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में कराया हुआ है, तो जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज़ जा कर के देख लीजिएगा। चलिए देखिए, बिहार के किस महिला ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किया था। चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार से रिलेटेड प्रश्न भी जो है पूछा जा रहा है। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान बिहार में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व जो है कई महिलाओं ने किया था, जिनमें श्रीमती हसन इमाम, ठीक है ना, ये हसन इमाम का नाम आप याद रखिएगा, श्रीमती हसन इमाम। उसके बाद देखिए श्रीमती विंध्यवासिनी देवी और सरला देवी। तो ये 3 नाम आप जरूर याद रखिएगा, हसन इमाम, श्रीमती विंध्यवासिनी देवी और सरला देवी का नाम। और साथ ही साथ देखिएगा श्रीमती सरस्वती देवी का नाम भी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। सरस्वती देवी ने जो है हजारीबाग में इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। तो यहाँ पर श्रीमती हसन इमाम हो जाएगा। क्लियर। बिहार से रिलेटेड मैं आपको एक सेपरेट वीडियो करवाऊंगा, और देखिए BPSC के द्वारा बिहार स्पेशल के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, उनको एक बार के आप जा कर के रिवाइज कर लीजिए। मैं आपको एक ही जगह सारे जो है प्रश्नों को करवा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, पूछा गया है कि रेहला किसकी रचना है।
रहला जो है ये किसकी रचना है, बताइए फ्रेंड्स, रहला किसकी रचना है। रहला जो है ये रचना इब्न बतूता की है, इब्न बतूता की रचना है रहला। और देखिए इब्न बतूता जो है ये 1333 ईस्वी में, याद रखिएगा कब, तो 1333 ईस्वी में जो है यह मोरक्को के यात्री था और दिल्ली सल्तनत में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये भारत आया था। तुगलक ने जो है दिल्ली का काजी यानी कि न्यायाधीश इसको नियुक्त किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप जरूर याद रखिएगा। 1333 ईस्वी में, किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि शिवाजी का जन्म किस किले में हुआ था। शिवाजी से रिलेटेड किला पूछा जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर शिवनेरी बना लीजिएगा। तो देखिए शिवाजी की अगर हम बात करते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म जो है ये हुआ था आपका शिवनेरी किले में, शिवनेरी दुर्ग में 1630 में हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर शिवनेरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके माता का नाम जो था जीजाबाई है और पिता का नाम शाहजी भोसले, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, इन्होंने राज्याभिषेक जो है किस किले में करवाया था, तो राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में करवाया था 1674 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1674 ईस्वी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक रायगढ़ किले में करवाया था, जहां पर इन्होंने जो है छत्रपति की उपाधि भी धारण किया था। क्लियर, चलिए उसके बाद देखिएगा कि तालीकोटा का युद्ध जो है ये कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध ये विजयनगर साम्राज्य का पतन का कारण माना जाता है और इसको राक्षसी तंगड़ी के युद्ध से के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, इसको राक्षसी तंगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और यह युद्ध जो है ना, यह विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनत के बीच हुआ था और इसमें विजयनगर साम्राज्य का हार हो गया था। कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1565 ईस्वी में, यहाँ पर दिया गया, सॉरी 1565 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1565 में। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व, तो देखिए संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855-56 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1855-56 में हुआ था। और इसका नेतृत्व सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव ने किया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिद्धू और कान्हू का नाम दिया गया है, आप चांद और भैरव का भी नाम ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियाँ किसकी बनी हुई थी। हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियाँ किसकी बनी हुई थी। अच्छा, आप लोग एक बार कमेंट करके बताइए कि हड़प्पा स्थल जो है ये किस नदी के किनारे था, जरा फटाफट कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए तो देखिएगा ये सेलखड़ी से बनी होती थी मूर्तियाँ, सेलखड़ी, याद रखिएगा ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछा गया है सेलखड़ी की। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस का भी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल जो है ये सुभाष चंद्र बोस की रचना है। और अनहैप्पी इंडिया जो है लाला लाजपत राय की पुस्तक है, अनहैप्पी इंडिया, ये बार बार पूछा जाता है, अनहैप्पी इंडिया किसकी रचना है, तो लाला लाजपत राय का। इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस का है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि बीजक निम्नलिखित में से किस भक्ति संत की रचनाओं का सबसे प्रसिद्ध संकलन है। हम लोग 2025 में जो प्रश्न पूछा गया है बिहार दरोगा के एग्जाम में, उसी को पहले हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, ये 14 दिसंबर का जो है प्रश्न है जो अभी रिसेंटली पूछा गया है 14 दिसंबर 2025 को। तो देखिए बीजक जो है ना ये किस भक्ति संत की रचनाओं का प्रसिद्ध संकलन है, तो ये आपका हो जाएगा किसका, कबीर का, कबीर का। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों ले लिया, तो फ्रेंड्स आपको याद होगा चौरा चौरी कांड के कारण। तो यहाँ पर देखिएगा चौरा चौरी कांड के कारण जो है, चौरी चौरा कांड के कारण इन्होंने इसको वापस ले लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, फरवरी 1922 की यह घटना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यों का सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है बताइए। ये मद्य निषेध दरोगा का प्रश्न है, इसी साल एग्जाम लिया गया है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन है ना, ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, आपको याद होगा। 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, याद रखिएगा। चलिए मौर्य वंश की राजधानी कहाँ है, तो मौर्य वंश की राजधानी जो है ना ये आपका पाटलिपुत्र है। कहाँ पर, पाटलिपुत्र। ठीक है ना, चलिए
उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि 1893 का शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया था। ये घटना है 1893 ईस्वी की। शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था और उसमें भारत की तरफ से जो है स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था। विवेकानंद यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1913 में पटना के राजभवन की आधारशिला किस वायसराय ने रखी थी। देखिए 1913 में पटना के राजभवन यानी कि बिहार लोक भवन की आधारशिला जो है भारत के उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने जो है रखा था। ठीक है ना, लॉर्ड हॉर्डिंग ने, जब बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा मिला था और यह इमारत पटना के नए शहर के निर्माण का हिस्सा था, तो लॉर्ड हॉर्डिंग यहाँ पर वायसराय हॉर्डिंग था, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा किला राजस्थान में स्थित नहीं है। राजस्थान में स्थित इसमें से कौन सा किला जो है नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रोहतासगढ़ का किला, ये राजस्थान में नहीं है, ये बिहार में है। ठीक है ना, कहाँ पर है, तो ये बिहार में है। ठीक है ना, रोहतासगढ़ का किला। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे। आत्मीय सभा, तो देखिए आत्मीय सभा की स्थापना 1814-15 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय ने किया था, जिन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना किया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है। गलत सुमेलित इसमें से कौन सा है बताइए। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। नाना साहब ने कानपुर से, लियाकत अली ने दिल्ली से नहीं किया था, लियाकत अली ने जो है ये इलाहाबाद से किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत सुमेलित है। वीर कुंवर सिंह ने बिहार से किया हुआ था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह क्या कहलाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो है ये क्या कहलाता है बताइए। बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह जो है ये क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये आपका कहलाता है क्या, त्रिपिटक। क्या कहलाता है, तो ये त्रिपिटक कहलाता है, ध्यान रखिएगा त्रिपिटक। ठीक है, त्रिपिटक कहलाता है। चलिए 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। चलिए भारत में देखिए विधवा पुनर्विवाह को वैधता दिलाने में कौन सहायक है बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सब लोग बताइए, बताइए फ्रेंड्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह की बात करते हैं तो वैधता दिलाने में जो है सहायक है इसमें से ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ठीक है ना, मुख्य समर्थक रहे थे और विधवा जो है पुनर्विवाह अधिनियम हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 में पारित हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यंग इटली का संस्थापक कौन है। यंग इटली का स्थापना किसने किया था, तो 1831 में जो है यूसेफ मेज़नी ने किया था। तो मेज़नी यहाँ पर हो जाएगा यंग इटली का स्थापना। ठीक है, जिसका उद्देश्य इटली का एकीकरण कर एक स्वतंत्र गणतंत्रात्मक राष्ट्र बनाना था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हड़प्पा कालीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में, तो देखिए हरियाणा में कई हड़प्पा कालीन स्थल हैं, जैसे कि राखीगढ़ी तो आपको याद होगा सबसे महत्वपूर्ण है राखीगढ़ी। ठीक है ना, बनावली भी है, बनावली ये भी हरियाणा में ही है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एक मीताथल है, मीताथल भी ध्यान रखिएगा, मीताथल ये भी हरियाणा में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रोपड़ पंजाब में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान में है। राजा जनक के दरबार से जुड़े प्रसिद्ध ऋषि निम्नलिखित में से कौन थे। बिहार ईएसआई पीटी का ये प्रश्न है, 7 सितंबर के दिन पेपर हुआ था 2025 में। ये याज्ञवल्क्य हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा याज्ञवल्क्य। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। बड़ा ही फेमस प्रश्न है, आपको भी याद होगा, यह 1916 में हुई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए बिहार के मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर के नेतृत्व में किसान सभा का गठन कब हुआ था। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जाता है ईस्वी सन देकर के कि 1922 में जो है मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था। तो ये दोनों नाम आप याद रखेंगे, श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर का। ठीक है, चलिए और स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, ये भी आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए राजा अजातशत्रु किस वंश के थे। अजातशत्रु,
तो ये हर्यंक वंश के हैं अजातशत्रु। और अजातशत्रु जो था ये बिंबिसार का बेटा था। बिंबिसार की हत्या करके अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठा था, और फिर अजातशत्रु की हत्या उदयन इसका पुत्र हुआ, उसने कर करके मगध की गद्दी हासिल किया था। इसीलिए ये जो हर्यंक वंश है इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पितृहंता वंश कहा जाता है। और अजातशत्रु का एक और नाम है कुणिक, याद रखिएगा, कुणिक अजातशत्रु का ही नाम है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर? तो देखिए, जलाशय का जो महत्वपूर्ण साक्ष्य प्राप्त हुआ है ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा से ही उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा, धौलावीरा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति। अच्छा, प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था ये राजगीर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, और उस समय शासक अजातशत्रु था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो महाकश्यप की अध्यक्षता में। दूसरा बौद्ध संगति हुआ था अशोक के शासनकाल में, वैशाली में, कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में, और इसकी अध्यक्षता सबाकामी ने किया था। तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था अशोक के शासनकाल में, उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने किया था। और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था, इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था, और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। तो इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पुरंदर की संधि कब अस्तित्व में आई? पुरंदर की संधि, तो देखिए पुरंदर की संधि जो है ना ये कब अस्तित्व में आई थी बताइएगा? पुरंदर की संधि, तो देखिए पुरंदर की संधि जो है ये 1665, 11 जून 1665, आप डेट भी याद रख सकते हैं, 11 जून 1665 को मुगल सेनापति जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच हुई थी। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए सर टॉमस रो मुगल सम्राट किसके दरबार में जो है आया था? सर टॉमस रो किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था अंग्रेजी दूत बन करके? तो टॉमस रो आया था 1615 में, इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में भारत आया था। ठीक है ना, जहांगीर के समय में, 1615 में जहांगीर के समय में। अच्छा, कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये 1608 में सूरत आया था, और 1609 में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस भी आया था, आपको ध्यान रखना है, जहांगीर के दरबार में। चलिए, चचनामा सिंध का इतिहास और मूल रूप से लिखा गया है, बताइए? तो देखिए चचनामा जो है ना, चचनामा ये अली अहमद के द्वारा मूल रूप से अरबी भाषा में लिखी गई है, जिसका 13वीं शताब्दी में फारसी विद्वान अली बिन मोहम्मद कूफी ने फारसी में अनुवाद किया था। तो यहाँ पर मूल रूप से जो है यह अरबी में लिखा गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए, कौन सा इसमें से सही सुमेलित है, ये पूछा गया, लेखक और उसकी जीवनी, कौन सा सही सुमेलित? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ना, एक तरफ लेखक दिया गया, दूसरी तरफ जीवनी दिया गया है। तो तुजुके बाबरी, ठीक है ना, तुजुके बाबरी आपको याद होगा, तुजुके बाबरी को लिखा किसने है? तो बाबर ने लिखा है। ठीक है ना, बाबर ने लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए ये जीवनी है बाबर का, और स्वयं बाबर ने लिखा है, ये वाला आपका सही सुमेलित है। बाकी हुमायूं नामा तो गुलबदन बेगम ने लिखा हुआ है। तारीख शेरशाही जो है यह आपका शेरशाह सूरी का है, और इसको लिखा है अब्बास खान सरवानी ने। और अकबरनामा जो है ये अकबर की है, और इसको लिखा हुआ है किसने? अबुल फजल ने। तो ये वाला आपका करेक्ट है। बाबरनामा जो है तुजुके बाबरी, ये बाबर ने लिखा हुआ है। चलिए, पशु पक्षियों और पुष्पों के चित्रांकन के लिए कौन सा मुगल चित्रकार जहांगीर के समय विख्यात था? VVI क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है उस्ताद मंसूर। ये पशु पक्षियों और फूलों के चित्रांकन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे, और जहांगीर ने जो है इनको नादिर उल अस्र की उपाधि दिया हुआ था, नादिर उल अस्र की उपाधि, उस्ताद मंसूर, ध्यान रखिएगा। चलिए, इनमें से कौन नेता नरमपंथी था? बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा नेता इसमें से नरमपंथी था? तो देखिए फ्रेंड्स, आपने लाल, बाल और पाल का नाम अवश्य पढ़ा होगा, ये आपके गर्मपंथी नेता थे। तो देखिए, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। तो ये तो गर्मपंथी थे। तो यहाँ पर नरमपंथी पूछा गया है, तो ऑब्वियसली दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे। ठीक है ना, दादा भाई नौरोजी, जिनको कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, और हिंदी में महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।
और इन्होंने गुजराती भाषा में रस्त गुफ्तार नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए उसके बाद देखिएगा कि इनमें से किसने आनंद मठ लिखा है। तो आनंद मठ आपको पता है ना कि लिखा किसने है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा हुआ है आनंद मठ, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी कि गरम दल और नरमपंथी यानी कि जो आपका नरम दल है, गरम दल नरम दल या ठंडा दल यहाँ पर लिखा गया है, कब अलग हुए थे ये पूछा गया है। तो आपको याद होगा 1907 का सूरत अधिवेशन, ठीक है ना, जिसमें जो है गरम दल और नरम दल में कांग्रेस बट गई थी। क्लियर, ध्यान रखिएगा। और गरम दल के मुख्य नेता अभी मैंने बताया है आपको लाल बाल पाल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1907 हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि 1905 में जो है होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ पर किया था, तो लंदन में। होम रूल सोसाइटी की स्थापना लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कब किया था, तो 1905 में। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बम्बई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया, बताइए कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था, इसको आप ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है दादा भाई नौरोजी को। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, होम रूल लीग की स्थापना तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था 1916 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनी बेसेंट मद्रास में और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी, इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना तो 1884 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था थी इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है ना, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, तो 1884 में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो ये मनाया गया था कब, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है ये मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को, ठीक है ना, 26 जनवरी 1930 को। और स्वतंत्रता की घोषणा जो है ये लाहौर अधिवेशन में कर दी गई थी, इससे भी आप ध्यान रखिएगा। और इसी में जो है पूर्ण स्वराज का घोषणा किया गया था लाहौर अधिवेशन में जो 1929 में हुआ था। चलिए और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था। तो साइमन कमीशन की बात करते हैं तो देखिए साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, ठीक है, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा जाता है। और साइमन कमीशन जो है ये भारत आया था 1928 में, ठीक है ना, 3 फरवरी 1928 को, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, कमीशन के किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों किया था। तो 1932 यहाँ पर लिखा गया और इन्होंने आमरण अनशन जो है ये किया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा दलितों के लिए एक पृथक चुनाव की घोषणा के बाद। आपको याद होगा कि 1932 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से मुसलमानों, ईसाई, सिखों, आंग्ल भारतीयों तथा महिलाओं के लिए प्रांतीय विधानमंडलों में पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करने की घोषणा की गई थी, ठीक है ना, और यह प्रणाली दलितों पर भी लागू होती थी। इसके विरोध में गांधी जी ने जो है आमरण अनशन यरवड़ा जेल पूना में प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1942 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था, बताइए। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बम्बई अधिवेशन, ठीक है ना, बम्बई अधिवेशन में। चलिए और गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, आपको याद होगा। उसके बाद देखिए प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री था फाहियान, ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो देखिए फाहियान जो आया था ना ये आया था किसके शासनकाल में, फटाफट बता दीजिए। फाहियान आया था किसके शासनकाल में, तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। हर्षवर्धन किसके समय में आया था, तो हर्षवर्धन आया था किसके हर्षवर्धन के समय में आया था कौन, तो हेन्सवांग आया था, ठीक है ना, हेन्सवांग आया था हर्षवर्धन के समय में। देखिए अजंता की चित्रकारी इन कथाओं का चित्रण करती है, बताएंगे अजंता की चित्रकारी इन कथाओं का चित्रण करती है, बताइए कौन सा इसमें से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जातक का हो जाएगा। महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ी में स्थित है अजंता और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं यहाँ पर।
तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, तो ये पशुपति की पूजा करते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था। बताइए हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था तो फ्रेंड्स थानेश्वर से कन्नौज जो है इसने स्थानांतरित किया था। ठीक है, हर्ष की रचना याद रखिएगा प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। ये पूछा जाता है कि प्रियदर्शिका किसकी रचना है या हर्ष की रचना इसमें से कौन सी है या कौन सी नहीं है। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, याद रखिएगा ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए हर्यंक नरेश बिंबिसार की राजधानी कहाँ पर थी, तो आपका गिरिब्रज या राजगिरी। ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि दांडी मार्च गांधी जी ने कितने अनुयायियों के साथ शुरू किया था। तो दांडी यात्रा इन्होंने जो है शुरू किया था 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ। ठीक है ना। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं और सांकेतिक रूप से नमक बना करके इन्होंने नमक कानून तोड़ा और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। साबरमती आश्रम से इन्होंने शुरू किया था। चलिए शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था। तो शांति निकेतन की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शाहजहानपुरी और मानसहेरा अभिलेख किस लिपि का प्रयोग हुआ है इसमें, बताइए। अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, फटाफट आप लोग बताइए कि यहाँ पर पूछा गया है कि शाहजहानपुरी और मानसहेरा अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अगर लिपि की बात करते हैं तो ये खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है ना। और अगर भाषा पूछा जाएगा तो याद रखिएगा इसमें प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और लिपि खरोष्टी है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे, पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। चलिए बताइए कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा 1849 ईस्वी में। 1849 ईस्वी में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसके समय में, ये भी आप याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के समय में। अच्छा, डलहौजी के समय में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आपको याद होगा, व्यापकता के सिद्धांत। तो देखिए व्यापकता के सिद्धांत के तहत जो है फ्रेंड्स आपको याद रखना है 1848 में 1848 में जो है सतारा का विलय हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 1856 में जो है अवध को कुशासन का आरोप लगा करके उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था। किसके समय में, डलहौजी के समय में। जितनी भी मैंने बातें बताया हैं ये डलहौजी से संबंधित मैंने आपको बताया है। और उस समय अवध का नवाब कौन था, जब 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, तो वाजिद अली शाह था। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। इससे बेहतर कंटेंट बिहार दरोगा के लिए पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो लोग जुड़े हुए हैं हमसे 4-5 साल का अनुभव है वो लोग जानते हैं। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग कर लेंगे अगला प्रश्न। तो याद रखिएगा 1849 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा और डलहौजी के समय में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया गया। सुभाष चंद्र बोस के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी जान लीजिए क्योंकि प्रश्न इनके बारे में पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रखना 1897 में इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनकी मृत्यु 1945 में हुई थी। ठीक है ना, विमान दुर्घटनाग्रस्त में ऐसा माना जाता है। तो आप ये दोनों याद रखिएगा। और देखिए इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। प्रश्न पूछा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, तो आपको याद रखना है सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है ना, कब किया था, तो 1939 में किया था। और इन्होंने ही फ्री इंडियन लीजन नामक सेना भी बनाई थी। ये भी आप जरूर ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्वी द्वीप समूह, यहाँ पर थोड़ा सा द्वीप बना लीजिए। पूर्वी द्वीप समूह की खोज किस पुर्तगाली नाविक ने किया था। अब यहाँ पर पुर्तगाली मेंशन भी कर दिया गया है, आपको सहूलियत होगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि ये बिहार SIPT 17 दिसंबर 2023 के प्रश्न हैं। ठीक है, देखिए पूर्वी द्वीप समूह की खोज जो है ये किया था वास्को डी गामा ने, पुर्तगाली यात्री था। और देखिए 1498 में ये भारत आया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने किया था। 1498 में ये भारत पहुंचा था। ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाशोक किस राजवंश से संबंधित था। कालाशोक जो था यह किस राजवंश से संबंधित था। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कालाशोक जो था ना यह किसका उत्तराधिकारी था। प्रश्न ये भी बन सकता है। तो कालाशोक शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। और शिशुनाग जो था ये शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने ही किया था। तो ये कालाशोक किस राजवंश से था, तो शिशुनाग वंश से।
ठीक है ना, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो काला अशोक है इसको काकवर्ण भी कहा जाता है, काला अशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। काकवर्ण के नाम से किसको जाना जाता है, तो याद रखेंगे काला अशोक को, ठीक है। अच्छा, बात यहाँ पर शिशुनाग वंश की आई हुई है, तो इसके बारे में जान लीजिए। मैंने संस्थापक का नाम बता दिया, शिशुनाग ही है। और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक जो है ये नंदीवर्धन है। कौन है, नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का आखिरी शासक है। क्लियर, तो ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए देखिए, फ्रांस का शासक लुई 16वां किस राजवंश से था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों लुई 16वां इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, लुई 16वां के समय ही फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। फ्रांस की राज्य क्रांति आपको भली भांति याद होगा कि 1789 ईस्वी में हुई थी। और उस समय फ्रांस में किस प्रकार की व्यवस्था थी, तो सामंती व्यवस्था थी, ठीक है। चलिए, और फ्रांस की राज्य क्रांति की ही देन है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा। और ये जो लुई 16वां था, ये आपका यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है, ठीक है ना, बॉर्बन वंश से था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक था। बात यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था की हो रही है। थोड़ा सा रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में जान लीजिएगा। देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1792 में 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के बारामहल जिले में, यहाँ मैं लिखता हूँ बारामहल जिले में सर्वप्रथम लागू किया गया था। और इसका प्रतिपादक कौन था, तो ये थॉमस मुनरो, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय लागू किया गया था। और अस्थाई बंदोबस्त की योजना को जॉन सोर ने बनाया था। यहाँ पर आप जॉन सोर देख रहे हैं, आगे मिलेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था। हिटलर का जन्म, देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप तैयारी वर्ल्ड हिस्ट्री का भी अब करिएगा। देखिए, हिटलर का जन्म कहाँ पर हुआ था। देखिए, हिटलर का जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स, ये ऑस्ट्रिया में हुआ था। सबसे पहले तो आप ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया, AUSTRA, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, हिंदी में मैं लिख देता हूँ ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ऑस्ट्रिया के किस शहर में इसका जन्म हुआ था, तो एक ब्राउनो शहर था, ठीक है ना। यहाँ में इस तरह से भी कहीं कभी आपको लिखा मिलेगा ब्राउनो शहर में, ठीक है ना, ब्राउनो। यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में मैंने ब्राउनो लिख दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रिया के, ठीक है ना। चलिए, और कब, तो 1889 में, 1889 में, 1889 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्तावक कौन था। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न बनता है। जैसे भारत छोड़ो का नारा देखिए किसने दिया था, तो फ्रेंड्स ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। और यूसुफ मेहर अली ने साइमन गोबैक का भी नारा दिया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। और 8 अगस्त 1942 ये दिन आपको भलीभांति याद होगा, 8 अगस्त 1982 को, ठीक है ना, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने का आह्वान किया और मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान के नाम से भी जाना जाता है, ग्वालियर टैंक को, ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से जाना जाता है अरुणा असफ अली को, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए उनको जाना जाता है। तो ये सब पॉइंट याद रखें कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए देखिए, व्यक्ति जो देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दीन बंधु और देश बंधु कन्फ्यूजन होता होगा, निश्चित रूप से होना भी चाहिए। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, ठीक है ना। और दीन बंधु CF एंड्रूज को कहा जाता है, याद रखिएगा। चित्तरंजन दास के बारे में आपको याद होगा, 1922 में गया में, बिहार के गया शहर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था बिहार में, उसकी अध्यक्षता इन्होंने किया था। और 1912 में बांकीपुर में पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था, ये भी आप भलीभांति जानते होंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि वास्को डिगामा भारत में कब आया था। मैंने आपको बताया था कि वास्को डिगामा आया था कब, बताइए, 1498 में आया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार कौन था। प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार पूछा गया है, तो आपको याद होगा प्रयाग प्रशस्ति का रचनाकार हरिसेन थे। और हरिसेन जो थे ये किस शासक के दरबारी कवि थे, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के, ठीक है ना, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है।
चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग अब अगला प्रश्न करेंगे कि प्राचीन मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सा शहर था। बार बार पूछा जाता है मगध की प्रारंभिक राजधानी, बार बार बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है गिरिब्रज या राजगृह। यहाँ मैं लिखता हूँ गिरिब्रज या राजगृह, ठीक है ना, याद रखिएगा ये मगध की प्रारंभिक राजधानी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राजगीर दिया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने किया था। अल हिलाल और अल बलग, याद रखिएगा अल हिलाल और अल बलग। ठीक है, याद रखिएगा अल हिलाल और अल बलग, ये किसकी जो है अखबार है, किसकी पत्रिका है अल हिलाल और अल बलग। तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की है, याद रखिएगा अल हिलाल और अल बलग दोनों। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। कौशाम्बी, अच्छा 16 महाजनपद था, 16 महाजनपद के बारे में जानकारी जो मिलती है ये अंकुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था। ठीक है ना, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें देखिए मगध की राजधानी की बात करते हैं, तो मगध की राजधानी मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं कौशाम्बी जो है किस महाजनपद की राजधानी थी। तो कौशाम्बी जो है ना ये किसकी राजधानी है फ्रेंड्स, बताइए कौशाम्बी किसकी राजधानी है। देखिए तो कौशाम्बी जो है ये वत्स की राजधानी है। ठीक है ना, वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है, कौशाम्बी है। अच्छा कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ पर है, तो इंद्रप्रस्थ है। यहाँ मैं लिखता हूँ कहाँ पर है, इंद्रप्रस्थ है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ, ये आधा 100 है। कौशल जो था, कौशल महाजनपद की राजधानी ये श्रावस्ती थी। कहाँ पर, श्रावस्ती, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। काशी की राजधानी कहाँ पर है, काशी महाजनपद की, तो ये वाराणसी थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग। देखिए रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था, तो आपको याद रखना है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हुआ था। और ये जो ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि थी एक शांति संधि थी, जो कि रसिया और सेंट्रल जो पावर था जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी इन सब के बीच में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। वर्साई की संधि तो आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, इसको आरोपित संधि कहा जाता है और जर्मनी पर हर्जाने के रूप पर भारी रकम थोपी गई थी वर्साई की संधि के तहत। चलिए ये 1919 की घटना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक था। अस्थायी बंदोबस्त की अगर हम बारे बात करते हैं तो अभी मैंने बताया था कि अस्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। और ये किसके समय में, तो कॉर्नवालिस के समय में अस्थायी बंदोबस्त को जो है लागू किया गया था 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक जो पुस्तक है उसकी रचना किसने किया है। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना का लेखक कौन था, स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है, स्पिरिट ऑफ द लॉज आप कह सकते हैं कानून की आत्मा। ठीक है ना, यह पुस्तक जो है किसकी है, तो फ्रेंड्स ये मॉन्टेस्क्यू की है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। ठीक है ना, लेटर्स ऑन इंग्लिश आगे मिलेगा आपको वाल्टेयर की रचना है। ठीक है ना, वाल्टेयर की रचना है लेटर्स ऑन इंग्लिश, आगे आपको मिलेगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है। ये सारे वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो जगदीशपुर में नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था, आपको बेशक पता भी होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरा विश्व युद्ध में, ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेकंड वर्ल्ड वार पूछा गया है। दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था। अब देखिए दूसरे विश्व युद्ध में अगर बात करें तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी इटली और जापान था। जर्मनी इटली और जापान था, ब्रिटेन नहीं था, ब्रिटेन मित्र राष्ट्र में शामिल था। ठीक है ना, अब अगर बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, तो प्रथम विश्व युद्ध में यहाँ पर जब आप जापान देख रहे हैं ना, प्रथम विश्व युद्ध में जापान जो है यह धुरी राष्ट्र में है, धुरी राष्ट्र में नहीं था। दूसरे विश्व युद्ध में जापान धुरी राष्ट्र में है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में यह मित्र राष्ट्र में था। ठीक है ना, चलिए और मित्र राष्ट्र में दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन फ्रांस यूएसए सोवियत संघ ये सब थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी है। देखिए याद रखना आपको, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसकी रचना है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स ये राजा राम मोहन राय की रचना 1809 में फारसी में लिखी गई है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और एक और इनकी रचना याद रखिएगा, तुलफत, यहाँ मैं लिखता हूँ तुलफत उल मुआवदीन। ठीक है ना, मुआहिदीन
ठीक है, याद रखिए ये भी इन्हीं की रचना है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिए पुस्तक हिंद स्वराज जो है, हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो हिंद स्वराज लिखे हैं कौन? महात्मा गांधी जी लिखे हैं। ठीक है, आप ये मेंस का पेपर मैं आपको करा रहा हूँ 1275 पोस्ट का। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अध्यक्ष WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था, बम्बई में, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। अच्छा, दूसरा अध्यक्ष भी पूछा जा रहा है आजकल, तो याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है ना, 1886 में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन था, इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। क्लियर। वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था 1885 में, और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया? नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया, बताइए। तो देखिए नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की अगर मृत्यु पूछा जा रहा है तो निश्चित रूप से जन्म भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, हो सकता है जन्म पूछा जाए। 1618 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? धर्मचक्र परिवर्तन यानी कि पहला उपदेश जो इन्होंने दिया था, तो इन्होंने ये सारनाथ में दिया था। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया? भीमराव अंबेडकर जी ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किया था, और 1936 में इन्होंने जो है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की स्थापना किया था। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी की इन्होंने स्थापना किया था 1936 में, स्वतंत्र श्रमिक पार्टी का। चलो उसके बाद देखिए इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? अच्छा, इब्न बतूता आया था किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता। ठीक है ना, याद रखिएगा। ये मोरक्को के यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक रहला है, और इब्न बतूता से संबंधित प्रश्न बार बार पूछा जाता है 14वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद देखिए सुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था? सुंग वंश। अच्छा, सुंग वंश की बात करते हैं तो सुंग वंश का जो आखिरी शासक था देवभूति। ठीक है ना, देवभूति। इसका मंत्री था वासुदेव। इसका मंत्री कौन था? इसका मंत्री कौन था देवभूति का? वासुदेव था। ठीक है ना, वासुदेव था। तो ये जो सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, उसका मंत्री वासुदेव जो था, उसने इसकी हत्या कर दिया। ठीक है ना, और हत्या करके कर्ण वंश की स्थापना किया था। तो सुंग वंश के बाद कर्ण वंश आया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स ये लखनऊ में हुआ था। ठीक है ना, लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने किया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? यानी कि कांग्रेस की पहली फूट जो पड़ी थी, ये किस वर्ष पड़ी थी? तो ये सूरत में पड़ा था। 1907 का सूरत अधिवेशन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो अभी मैंने बताया सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लिखा है किसने? सोशल कॉन्ट्रैक्ट को रूसो ने लिखा है। मॉन्टेस्क्यू की रचना अभी मैंने आपको बताया था, मॉन्टेस्क्यू की रचना क्या है? स्पिरिट ऑफ द लॉज। ठीक है ना, और वाल्टेयर की रचना लेटर्स ऑन इंग्लिश। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ लेटर्स ऑन द इंग्लिश, ये वाल्टेयर की रचना है। चलिए उसके बाद देखिए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? अब जरा सा ध्यान फरमाइएगा यहाँ, बक्सर के युद्ध हुआ था कब? तो फ्रेंड्स ये 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो एक तरफ अंग्रेज लड़ रहे थे और दूसरी तरफ 3 लोगों की संयुक्त सेना थी। एक मीर कासिम था, एक अवध का नवाब शुजाउद्दौला था, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। तो दिल्ली पर शासक कौन कर रहा था उस समय? मुगल सम्राट कर रहे थे। यानी कि मुगल सम्राट कौन था, ये पूछा जा रहा है। क्लियर ना? तो शाह आलम द्वितीय, यानी कि यहाँ पर देखिए शाह आलम दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये भी आप याद रखिएगा। कौन कर रहा था फ्रेंड्स? हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है ना, याद रखिएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई बक्सर के युद्ध की। अच्छा, अगर आपसे पलासी के युद्ध के बारे में पूछता कि पलासी के युद्ध जो हुआ था 1757 में 23 जून के दिन, याद रखिएगा 23 जून 1757 को, अगर पलासी के युद्ध में पूछता कि दिल्ली का शासक या फिर मुगल शासक कौन था,
तो प्लासी युद्ध के समय जो है मुगल शासक कौन था? तो फ्रेंड्स याद रखे थे, इसका आंसर क्या होता? तो इसका आंसर होता आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, ठीक है ना, आलमगीर द्वितीय। यहाँ मैं लिखता हूँ आलमगीर द्वितीय, ठीक है ना। ये प्लासी युद्ध के समय था। प्लासी के युद्ध 1757 में 23 जून के दिन हुआ था, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको माना जाता है भारत में, याद रखिएगा राजा राम मोहन राय के बारे में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि डिमेट्रियस, नाम जरा ध्यान से सुनिएगा। डिमेट्रियस एक था डाइमेकस, ठीक है ना। डिमेट्रियस किसके समकालीन था? ठीक है ना। डिमेट्रियस जो था ये सालिसुका का समकालीन था, ठीक है ना। और ये डाइमेकस था, डाइमेकस आपको पता होगा, डाइमेकस आया था किसके समय में? तो ये बिंदुसार के समय में, बिंदुसार के समय में डाइमेकस आया था। और एक था कौन? एक था डायनीसियस। एक था कौन? एक था डायनीसियस, ठीक है ना, डायनीसियस, डायनीसियस। डायनीसियस आया था किसके समय में? तो अशोक के समय में, ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? मुगल काल में ये जो वित्त व्यवस्था था ये कौन सा अधिकारी देखता था? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स देखिए ये देखता जो था ना उसका नाम क्या था? तो उसका नाम हुआ करता था दीवाने आला, ठीक है ना, या फिर वजीर इसको कहा जाता था। तो यहाँ पर देखिए दीवान इसको कहा जाता था या वजीर भी इसको कहा जाता था। चलिए उसके बाद देखिए 1946 के शाही नौसेना का नेतृत्व किसने किया था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? 1946 में जो शाही नौसेना विद्रोह हुआ था इसको रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह या बॉम्बे विद्रोह भी कहा जाता है, ठीक है ना। फरवरी 1946 की यह घटना है। और ज़रा सा गौर फरमाइएगा कि 1946 की रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह का समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो सरदार पटेल ने निभाया था। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और यहाँ पर देखिएगा दरअसल ब्रिटिश जहाज़ पर कार्य करने वाले जो कर्मचारी थे उनके द्वारा यह किया गया था। देखिए 1946 में 18 फरवरी के दिन यहाँ पर लिखता हूँ मैं NS तलवार, याद रखिएगा, ठीक है ना। NS तलवार नामक जहाज़ के कर्मचारियों ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष खराब खाना जो मिला था उसके बारे में शिकायत किया था। और इस पर ब्रिटिश अधिकारियों का पता है जवाब क्या आया था? भिखमंगों को चुनने की छूट नहीं हो सकती है, ये जवाब था उनका, ठीक है। नौसैनिक कर्मचारियों ने सरकार की इस जो विभेदात्मक नीति थी उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो यहाँ पर देखिए इसके पूछा गया नेतृत्व तो MS खान ने किया था। MS खान को जो है आपको याद भी होगा अगर आपने पढ़ा होगा, MS खान को जो है अध्यक्ष चुना गया था और मदन सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि संगम साहित्य में देखिए मोवेंदार में कौन से 3 राज्य का वर्णन है? तो संगम साहित्य में तो आपको पता है चोल, चेर और पांड्य, यही 3 राज्य हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाए। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया गया था और हुआ था 2213 बिहार दरोगा का PT के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। तो सप्त क्रांति की अवधारणा जो है यह प्रतिपादित किया था राम मनोहर लोहिया ने। अच्छा, संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी? अफीम युद्ध, ध्यान से पढ़िएगा और आंसर अगर आपको पहले से पता है तो आप कमेंट करते चलिएगा। देखिए प्रथम अफीम युद्ध जो था यह 1839 से लेकर के 1842 के दरमियान हुआ था। और यह जो युद्ध था यह समापन हुआ था नानकिन के संधि के तहत, ठीक है, नानकिन के संधि के तहत हुआ था। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नानकिन की संधि, जिस पर 29 अगस्त 1842 को हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर के खिताब से नवाजा गया? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? नादिर उल असरा, उस्ताद मंसूर और नादिर उल जमान अबुल हसन, ये दोनों को उपाधि प्रदान की गई थी। तो यहाँ पर पूछा गया आपको नादिर उल असर, जो कि राइट आंसर आपका हो जाएगा उस्ताद मंसूर को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। वहीं अगर पूछता कि नादिर उल जमान की उपाधि तो ये दिया गया था अबुल हसन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गंधार शैली समन्वय है, गंधार कला शैली जो है
अगर हम बात करें तो इस कला का विकास जो है कुषाण शासक कनिष्क के काल में हुआ था। ठीक है। गांधार कला बौद्ध कला की एक शैली थी जो वर्तमान उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान एवं पूर्वी अफगानिस्तान में पहली शताब्दी ईसा पूर्व एवं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच विकसित हुई थी। भारतीय और ग्रीक कला, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय जो था ये लॉर्ड लिनलिथगो था। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। ठीक है। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, यहाँ छोड़ो बना लीजिएगा, आंदोलन छेड़ा सही दिया हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा सही है बिल्कुल। ठीक है। तो लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर हो जाएगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय ही करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यूटोपिया के लेखक कौन है? यूटोपिया के लेखक जो है ये सर थॉमस मोर हैं। ठीक है। ध्यान रखेंगे, यह काल्पनिक द्वीप राज्य की राजनीति की व्यवस्था का वर्णन करता है। यूटोपिया थॉमस मोर हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? सांची का स्तूप जो है यह किसने बनवाया था? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आपको पता होगा। करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये आपका अशोक हो जाएगा। ठीक है। कौन बनवाया था? अशोक बनवाया था। और 1989 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल भी किया गया है। चलिए, तो ये अशोक हो जाएगा राइट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है तो ये अलाई दरवाज़ा। कुतुब मीनार परिसर में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी हिस्से के मुख्य द्वार है अलाई दरवाज़ा। ठीक है। जिसे 1311 ईस्वी में खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका अलाई दरवाज़ा हो जाएगा। उसके बाद देखिए मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? तो शिवाजी की जो राजधानी थी ये रायगढ़ थी। कहाँ पर थी? रायगढ़ थी, याद रखेंगे आप। ठीक है। रायगढ़ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगईकोंड चोलपुरम का निर्माणकर्ता कौन था? देखिए फ्रेंड्स, यह जो गंगईकोंड चोलपुरम है यह चोल वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण है। यह राजेंद्र प्रथम जो था इसके शासनकाल में बनाया गया था। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि तोताए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो कहाँ पैदा हुआ थे? तो अमीर खुसरो का जन्म जो हुआ था ये पटियाली में हुआ था। कहाँ पर? पटियाली में, पटियाला नहीं, पटियाली में हुआ था, ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये हिंद के नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन जो है लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श यानी कि लाखों का दान करने वाला। तो ये लाख बख्श जो है यह कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय पूछा गया है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन हो जाएगा? ताराबाई। उस समय मराठा शासिका ताराबाई जो थी उन्हीं के हाथों में इसका नेतृत्व था। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ताराबाई, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित का सही कालक्रम बताना है आपको। तो यहाँ पर देखिएगा मैं कालक्रम आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था यह आपका 1900 कब हुआ था? 31 में हुआ था। और साइमन कमीशन का रिपोर्ट जो है यह आपका हो जाएगा 1927 में। तो ये क्रम आपको याद रखना है। इसी तरह से अब आप इसको सजा लीजिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से सत्यशोधक समाज के संस्थापक। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने किया था? ज्योतिबा फूले जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फूले था, इसको भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस सुल्तान ने दीवाने अमीर कोही नामक एक नए विभाग बनवाया था? दीवाने अमीर कोही, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद देखिएगा कि दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की थी? तो यह पत्रिका जो थी यह कौन सी थी? तो इंडियन ओपिनियन था। इंडियन ओपिनियन राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। जगह देखिए, गांधी इरविन समझौता जो है ये महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसके बाद महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। और ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, गांधी इरविन समझौता है, इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था ये 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफगान एवं मराठा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस समय मराठा पेशवा कौन थे, तो बालाजी बाजीराव थे। बालाजी बाजीराव थे। और इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था। तो फ्रेंड्स यह आरंभ किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। और मनसुख लाल हीरालाल नजर इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक थे। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। अच्छा, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। 24वें और आखिरी तीर्थंकर जो थे ये वर्धमान महावीर थे। 23वें तीर्थंकर पूछा गया है। 23वें तीर्थंकर जो थे ये पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, सर्प था। अभी मैंने आपको बताया वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे, आखिरी तीर्थंकर थे। और इनका प्रतीक चिन्ह जो था ये सिंह था। क्या था, सिंह था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे ये ऋषभ देव थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था, तो इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि इब्ने बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है। इसमें से सभी कथन को पढ़िए। देखिए फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इब्ने बतूता जो है यह 1333 ईस्वी में 1333 ईस्वी में जो है भारत आया था। और उस समय शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आया था। क्लियर। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। और 1342 में जो है सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा था। यह मोरक्को का यात्री था, सही है। और उसने रहला नामक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। तो ये तीनों जो है सही दिया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, सभी सत्य हैं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी। नाइटहुड की उपाधि यानी कि सर की उपाधि। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को, डेट सहित आपको याद रखना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है ध्यान देंगे महात्मा गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड यानी सर की उपाधि लौटा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई थी। बुरहान उल मुल्क की उपाधि जो है यह सादत खां को प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सादत खान जो था यह अवध स्वायत्त साम्राज्य का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट यानी कि चार्टर अधिनियम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। राइट आंसर इसका हो जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, 1833 का जो चार्टर अधिनियम है इसे 1833 का सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। सेंट हेलेना एक्ट भी इसको कहा जाता है। और इसी के तहत जो है ध्यान रखेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इसके तहत जो पहला भारत का गवर्नर जनरल बना था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। 1833 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सक्कर खेड़ा की युद्ध जो है लड़ाई जो है कब हुई थी। सक्कर खेड़ा की लड़ाई जो है यह हुई थी 11 अक्टूबर 1724 को। 11 अक्टूबर 1724 को यह युद्ध हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स। और यह युद्ध निजाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के मध्य हुआ था। मुबारिज खां, यहाँ मैं लिख देता हूँ मुबारिज खां। ठीक है, याद रखेंगे किसके बीच हुआ था, तो ये हुआ था निजाम उल मुल्क और दक्कन के सूबेदार मुबारिज खान के मध्य। और इसमें जो है ध्यान रखेंगे इसमें जो आपका निजाम उल मुल्क था उसकी जीत हुई थी। और इस युद्ध में मुबारिज खां मारा गया था।
तो ये 11 अक्टूबर 1724 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन जो है यह कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहला बौद्ध संगति राजगृह में हुआ था, किसके समय में? तो अजातशत्रु के समय में। दूसरा वैशाली में हुआ था कालाशोक के समय में, और तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? तो देखिए 1816 में जो सुगौली की संधि हुई थी, इसके तहत आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ था, और यह किसके बीच हुआ था? गोरखा और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। और इस समय जो था गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड हेस्टिंग था। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था, याद रखेंगे इसको भी। देखिए निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? जैन धर्म के तीर्थंकर के बारे में पूछा गया है। तो तीसरे तीर्थंकर जो थे ये संभवनाथ थे। ऋषभदेव जो थे ये पहले तीर्थंकर थे। अजीतनाथ जो थे, ध्यान रखेंगे, अजीतनाथ ये दूसरे तीर्थंकर थे। और यहाँ पर सुमतिनाथ दिया गया है, ये सुमतिनाथ पांचवें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? ठगी से संबंधित पूछा गया है, तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक था। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और इसी ने सती प्रथा को भी प्रतिबंधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुमेलित करना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए फ्रेंड्स, अहमदाबाद मिल हड़ताल ये भी 1918 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में हुआ था। बाकी जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सी और डी, यहाँ पर देख लीजिए सी और डी दोनों देखा जाए तो मिलान के रूप में सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहली वाली जो घटना थी यह आपका हो जाएगा इसमें से अहमदाबाद मिल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। चलिए, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका मतलब डी भी सही हो रहा है और ए भी सही हो रहा है। चलिए इसको देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो हिंद स्वराज जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद देखिए समाचार पत्र रस्त गुफ्तार यानी कि सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? अच्छा, रस्त गुफ्तार जो है, रस्त गुफ्तार ध्यान रखेंगे यह एंग्लो गुजराती अखबार था रस्त गुफ्तार, और इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे, और दादा भाई नौरोजी पारसी धर्म से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, यह पारसी धर्म सुधारों से था। दादा भाई नौरोजी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, और इनकी एक और प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? अष्टांगिक मार्ग की सलाह जो देते हैं ये देते हैं गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के अनुसार अगर हम बात करें तो ध्यान देंगे अष्टांगिक मार्गों का पालन करने के उपरांत जो है मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, मध्यम मार्ग का, इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? 1931 में कहाँ पर हुआ था? कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, और इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग रखी गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल की विभाजन के समय भारत का वायसराय था? तो बंगाल का विभाजन जो है उस समय वायसराय 1905 में हुआ था। उस समय कौन था? लॉर्ड कर्जन था। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो है 20 जुलाई 1905 को किया था, 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन प्रभावी कब से हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 से यह प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था इसमें से? तो देखिए इसमें से पुलिस सुधार था, ठीक है, पुलिस सुधार था। उसके बाद देखिए पुलिस सुधार था सर एंड्रयू फ्रेजर, यहाँ मैं लिखता हूँ सर एंड्रयू फ्रेजर, ठीक है, एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में इसने पुलिस आयोग का गठन किया था। बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद अगर बात करें सेना और न्यायिक सुधार भी इसमें इसका योगदान रहा था। सती प्रथा पर रोक जो है विलियम बेंटिक ने लगाई थी, ये आपको भी पता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर और हम बात करें इसके बारे में और जान लीजिए, 1904 में जो है विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में ही भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई थी। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था। ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा।
उसके बाद देखिए कारकोता राजवंश, या इस तरह से आपने पढ़ा होगा कारकोट राजवंश, ठीक है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से है? तो फ्रेंड्स ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इनकी राजधानी थी कारकोत राजवंश की। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू कुंवर सिंह जी ने किया था। कुंवर सिंह हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज की भी स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको माना जाता है। दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था? पहला आंग्ल सिख युद्ध जो है यह 1845-46 में हुआ था, और यह युद्ध जो है 1846 में लाहौर की संधि के तहत समाप्त हुआ था। दूसरा अगर पूछा जाता दूसरा आंग्ल सिख युद्ध तो ये 1849 में हुआ था। इसको भी आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड अंडर ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा, अभी मैंने आपको बताया भी था। नेचुरल हिस्टोरिया के लेखक कौन? नेचुरल हिस्टोरिया जो है इसके लेखक प्लिनी है, ठीक है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक टॉलमी ने लिखा है। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो फ्रेंड्स ये सिखों के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, इन्हीं ने जो है इसकी शुरुआत की थी। और आदि ग्रंथ की रचना सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने किया था आदि ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो ये हुई थी 6 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर जो है एटम बम गिराया था अमेरिका ने। दूसरा अगर पूछेगा तो 9 अगस्त 1945 को नागासाकी होगा। अगला प्रश्न हमारा कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या है? गौतम बुद्ध के संवाद की भाषा पाली है, ठीक है। इन्होंने अधिकतर उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय, इसी के समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए हुए थे। और 12 दिसंबर 1911 को जो है दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दिल्ली दरबार में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। और राजधानी 1912 में दिल्ली बनी थी, ठीक है। चलिए तो ये लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी इसमें से प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? जब इसको थोड़ा सा आप विस्तृत रूप से पढ़ेंगे तो देखिए प्रार्थना समाज के मांगों में ये सभी थी, ठीक है। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि और अस्पृश्यता की समाप्ति, यानी कि जाति पाति का जो भेद था उसको समाप्त करना। तो मेरे हिसाब से तो ये सभी थे। चलिए लेकिन इसका ऑप्शन डी दिया गया है आंसर, ठीक है, बुक में, लेकिन मेरे हिसाब से सभी थे। और देखिए अगर हम बात करें प्रार्थना समाज की तो प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के सहयोग से MG रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुकर, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है मिलान करना है। अब यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दिया गया और दूसरी तरफ ये कहाँ पर स्थित हैं? तो लोथल जो है ये गुजरात में है, रोपड़ कहाँ पर है? पंजाब में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है और कालीबंगा राजस्थान में है। तो इसको आप लोग अब मिला लीजिए यहाँ से। अगला प्रश्न है कि इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा है कौन? तो रामचंद्र गुहा जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? नौजवान सभा 1926 में भगत सिंह के द्वारा, ठीक है, भगत सिंह हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब हिंद उल हिंद जो है यह अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आश्रम और आयु दिया गया। ब्रह्मचर्य जो है ये जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक, गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास जीवन जो था ये 75 से 100 वर्ष था। तो यानी कि क्रम से दिया गया 1 2 3 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ डी में दिया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, थोड़ा सा जल्दी में मैं आपको कवर करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें 150 प्रश्न हम कवर करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो जहाँ जितना आवश्यकता है वहाँ उतना मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। आप भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेंड्स यह टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था और यह व्यवस्था मद्रास, मुंबई और असम के
कुछ भागों में लागू की गई थी। टॉमस मुनरो हो जाएगा राइट आंसर इसका। उसके बाद देखिए हड़प्पा स्थल जो है यह किस नदी के तट पर है, तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के तट पर है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था, तो इसमें से चंगेज खां का जो समकालीन था ये इल्तुतमिश था, ठीक है, सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। उसके बाद देखिएगा कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं नामा लिखा था। गुलबदन बेगम जो थी ये हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी, और ये अपने भतीजे अकबर के अनुरोध पर हुमायूं नामा लिखी थी, तो अकबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। सीरी शहर और सीरी के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जमैयत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा, इन सब का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, अकबर जो था ये 1567-68 के दौरान जो है मेवाड़ पर आक्रमण किया था, और उस समय शासक जो था ये महाराज कौन थे, महाराणा उदय सिंह थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और 1568 में फाइनली जो थी मुगल सेना जो थी ये चित्तौड़गढ़ के किले पर कब्जा कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत इजी प्रश्न है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इसका आंसर पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथा सरित सागर के लेखक कौन है। देखिए पुस्तक और लेखक से संबंधित एक सेपरेट वीडियो में जितने भी प्रश्न पिछले 12 वर्षों में बिहार एसएससी के द्वारा पूछे गए हैं उनको मैंने कवर करवाया हुआ है, और फ्रिक्वेंटली 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार एसएससी में पुस्तक और लेखक से, तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए कथा सरित सागर के लेखक जो हैं ये सोमदेव हैं। कौन है, सोमदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। अब यहाँ देखिए खगोल शास्त्री भी लगा हुआ है, ये कौन थे, तो ये बराहमीर थे, ठीक है, बराहमीर थे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया, तो ये दयानंद सरस्वती जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती, राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ देखिए प्रथम भारतीय महिला पूछा गया, तो प्रथम अगर महिला पूछा जाता तो ये एनी बेसेंट होती जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और प्रथम भारतीय पूछा गया है तो ये सरोजनी नायडू हो जाएगा जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी थी। देखिए दूसरे तरह से प्रश्न है यह, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन नंबर बी नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि लौटा दी थी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना जो है ये 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में हुई थी, 1906 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, अभी मैंने बताया था केशव चंद्र सेन के सहयोग से एमजी रानाडे, आत्माराम पांडुकर और देवेंद्र नाथ ठाकुर इत्यादि लोगों ने किया था। तो यहाँ पर आप देखिएगा महादेव गोविंद रानाडे दिया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि गांधी जी ने दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में किया था, ये पूछा गया है। तो दांडी यात्रा की शुरुआत जो है इन्होंने किया था कब, तो अब 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 को ये अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं, और 6 अप्रैल 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को ये दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ते हैं और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य आपका जो लाहौर अधिवेशन था 1929 का, जिसका अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, इसी में इसकी मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ पर मनाया जाता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती है तो ये चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत थे, आपको पता है, और अजमेर शरीफ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कौन सा विश्व निकाय जो है इसमें से 1920 ईस्वी में स्थापित हुई थी और 1946 ईस्वी में भंग हो गई थी। तो 1920 याद रखेंगे, यहाँ पर आप याद रखेंगे कि लीग ऑफ नेशन जो थी, लीग ऑफ नेशन, ठीक है, यहाँ पर देखिए लीग ऑफ नेशन दिया गया है। 10 जनवरी 1920 को इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी 10 जनवरी 1920 को, और ये संस्था समाप्त हो गई 1946 में यूनाइटेड नेशंस के बनने के बाद। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था, तो यह 1869 में 2 अक्टूबर के दिन। उसके बाद देखिए सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, तो ये सिखों के आखिरी और 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था, 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, कनिष्क राजा थे। कनिष्क जो था ये कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। शक संबंध की शुरुआत इसी ने किया था, याद रखेंगे।
उसके बाद देखिएगा कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो पहला मुसलमान जो था ये मोहम्मद बिन कासिम था। 712 ईस्वी में इसने सिंध पर जो है अधिकार कर लिया था, विजय प्राप्त कर लिया था। और उस समय सिंध का शासक दाहिर था। कौन था? दाहिर था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है। तो ये मोहम्मद बिन कासिम हो जाएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। यहाँ पर देखिए SC बोस दिया गया है। भारत की बुलबुल नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये सरोजनी नायडू को कहा जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, देखिए भारत के प्रथम, तो मैंने बताया था 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। और इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। और आखिरी गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए भारत का तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, और पहला वायसराय बना था लॉर्ड कैनिंग। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के सर्वोदय नेता लोकमान्य जो जयप्रकाश नारायण जी थे, इनका जीवन काल क्या है? तो देखिए इनका जन्म जो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 को। और इनकी मृत्यु जो हुई थी, इनकी मृत्यु जो है यह 8 अक्टूबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 8 अक्टूबर 1979 को हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि जीवन काल तो 1902 से 1979। उसके बाद देखिए विश्वविख्यात जो है सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? तो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने। तो यहाँ पर देखिएगा मोहम्मद गजनी दिया गया है, कहाँ पर? तो यहाँ देखिए महमूद दिया गया, सुल्तान महमूद गजनी। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। इसने 17 बार जो है भारत पर आक्रमण किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया था कौन था? तो हर्षवर्धन के समय हेन स्वांग आया था। ठीक है, हेन स्वांग आया था। फाहियान किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो इनकी जो राजधानी थी ये वैशाली थी। अच्छा, विश्व का पहला गणतंत्र कहाँ पर स्थापित हुआ था? जरा आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। त्रिपिटक यानी कि 3 पिटक हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा क्या है? पाली भाषा है। ये बौद्धों से संबंधित है, बौद्धों का यह धार्मिक ग्रंथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ था, तो यह स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर, याद रखेंगे 24 अक्टूबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई, पूरी डिटेल में मैंने आपको बताया था अभी। पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद देखिए राजतरंगिणी में कलहन ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह कौन है? अच्छा, कलहन की पुस्तक है राजतरंगिणी, याद रखना आपको। इसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। गुलाम वंश की स्थापना भारत में हुई, सॉरी मुगल वंश है, गुलाम नहीं मुगल वंश है। गुलाम वंश की बात आई है तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर ने किया था। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ जिसमें इसने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी। उसके बाद देखिए अशोक महान पुत्र थे, पुत्र जो थे ये बिंदुसार के थे। और पौत्र पूछेगा तो चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र थे, पोता थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दिल्ली का सुल्तान जिसने सीरी का किला बनवाया, अभी मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान बताया था ना आपको। ठीक है, सीरी का किला, जमैयत खाना मस्जिद, हजार खंबा महल, अलाई दरवाज़ा, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया है। मुस्लिम लीग को स्थापित किया गया 1906, मैंने बताया आपको 1906। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका बांग्लादेश में। पृथक निर्वाचन क्षेत्र को कब लागू किया गया? तो फ्रेंड्स यह 1909 में किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। ये प्रश्न एक बार रिपीट हो गया है, क्षमा चाहता हूँ। तो ये 12 मार्च 1930। उसके बाद देखिए स्वराज के लिए आवाज़ उठाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो ये दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती थे। उसके बाद देखिएगा कि कन्नौज की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? कन्नौज की लड़ाई, इसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, यह 1540 में हुआ था। कब? 1540 में शेरशाह और हुमायूं के बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ठीक है, एक हुआ था कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध 1539 में। 1539 में ये भी हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ था। दोनों युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया था। ठीक है, उसके बाद देवरा का युद्ध हुआ था। ठीक है, 1531 में। और सरहिंद का युद्ध हुआ था 1555 में। ये सभी जो है हुमायूं के द्वारा लड़े गए थे। उसके बाद देखिएगा कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये आरा से। उसके बाद देखिए शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने किया था। पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में। दूसरा कलकत्ता में हुआ था 1886 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। व्यापगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से कौन संबंधित रहा है? तो ये लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम वायसराय, देखिए मैंने बताया था ना कि अंतिम भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था और पहला वायसराय था यह। उसके बाद देखिए प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम थे। कुमारगुप्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। विक्रमशिला अगर पूछेगा तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? अब यहाँ पर देखिएगा ये आपका हो जाएगा मीर कासिम का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पहले राजधानी ढाका थी, फिर ढाका से राजधानी मुर्शिदाबाद आई। मुर्शिदाबाद लाया था मुर्शिद कुली खान ने और मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था मीर कासिम ने। उसके बाद देखिए गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम क्या था? तो माता गुजरी देवी इनका माता का नाम था, गुजरी देवी या माता गुजरी इनका नाम था। इनमें से कोई नहीं राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कामायनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जयशंकर प्रसाद की है। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य की पुस्तक है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? तो ऑब्वियसली भगत सिंह राइट आंसर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध किस किस के बीच हुआ था? देखिए बक्सर के युद्ध हुआ था कब? ध्यान रखेंगे 1764 में हुआ था। कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और जो बक्सर के युद्ध था इसमें मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था एक तरफ थे, दूसरे तरफ अंग्रेज थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मीर कासिम और औरंगजेब दिया गया है। ठीक है, और मीर कासिम के सपोर्ट में अवध के नवाब शुजा-उद-दौला था और शाह आलम द्वितीय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महावीर की मृत्यु जो है ये कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? लुम्बिनी नेपाल में है। ठीक है, यह नेपाल में है लुम्बिनी। उसके बाद देखिए बिंबिसार किस वंश का राजा था? बिंबिसार जो था ये हरेंक वंश का संस्थापक था और इसका बेटा जो था अजातशत्रु इसकी हत्या करके फिर ये राजा बना था। उसके बाद देखिए भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह इन्होंने स्टार्ट किया था। उसके बाद देखिए शिवाजी को किसने कैद किया था? शिवाजी को औरंगजेब जो था, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया था, जयपुर भवन में कैद करके रखा था 1666 में। तो ये औरंगजेब हो जाएगा, धोखे से कैद कर लिया था। महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन हुआ था इसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। बंगाल का विभाजन हुआ था, मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा जो है यह कब की गई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। बंगाल विभाजन प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था उस समय। राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? राजा भोज जो थे ये ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये जो थे राजा भोज, ये जो परमार वंश है इसका सबसे प्रतापी शासक थे, सबसे शक्तिशाली सम्राट थे। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र राज था, उपेंद्र राज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? मोती मस्जिद को जो है किसने बनवाया था? तो फ्रेंड्स ये मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। उसके बाद देखिए 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी? तो यह 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? तो महात्मा गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने किया था। निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है कि बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में है। भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए? तो सबसे पहले कौन है? पुर्तगाली है, पुर्तगाली से ही होगा। जातक पवित्र ग्रंथ है, जातक जो है यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। उसके बाद देखिए भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था ऋषिपत्तनम सारनाथ में। इसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इसको क्या जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रज़्मनामा का फारसी अनुवाद, रज़्मनामा महाभारत का नाम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाभारत का। वह मुगल सम्राट जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, तो ये औरंगजेब का हुआ था। एक हुआ था 1658 में, जल्दीबाजी में इसने राज्याभिषेक करवाया था, और दूसरी बार इन्हें 1659 में इसने जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। अंग्रेजों को सुनहला फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 में किया गया था।
उसके बाद देखिए पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया, तो पुर्तगालियों ने अल्बुकर्क के नेतृत्व में जो है, अल्बुकर्क जो था उसने जो है 1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता था। 1510, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब कर लिया, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया है। ये लोथल किस नदी के तट पर है, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर है। सिंधु घाटी का यह बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है, यह जो है हड़प्पा सभ्यता प्राक ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक अथवा कांस्य युगीन सभ्यता थी, तो यहाँ कांस्य युग दिया गया है। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था, तो ये क्लेमेंट एटली था। उसके बाद देखिए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो 1905 में किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हमने अभी कवर किया, सरोजनी नायडू थी। और पहला महिला अध्यक्ष जो थी ये एनी बेसेंट थी, जो कि 1917 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू जी ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जो 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है। गंधार कला जो है यह हिंद यूनानी, ठीक है, इन कलाओं का संयोजन है। गंधार कला और मथुरा कला, इनका विकास जो है कनिष्क के शासनकाल में ज़्यादा हुआ था। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में जो है, ध्यान रखेंगे, ज्योतिबा फुले ने किया था। और सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने ही किया था। अगला प्रश्न है कि बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया, तो ये सारण जिला को किया गया था। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया, तो फ्रेंड्स यह दरभंगा में बनाया गया था राखी बंधन दिवस। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो मैंने बताया था 1886 में कलकत्ता में दूसरा अधिवेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी। पहले अध्यक्ष जो थे अधिवेशन के, जो कि मुंबई में हुआ था, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, अब यहाँ डेट पूछा गया, सन पूछा गया, तो 1828 में हुई थी, राजा राम मोहन राय ने किया था। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, यहाँ बांकीपुर दिया गया है। RN माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी, माधोलकर ने, ठीक है। चलिए, रघुनाथ नरसिंह माधोलकर ने। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है। लाला लाजपत राय की पुस्तक अनहैप्पी इंडिया है। सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल है। अगला प्रश्न है हमारा कि पुस्तक आईने सिकंदरी के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है किसने, अमीर खुसरो ने लिखा है आईने सिकंदरी। किस वर्ष जिला पदाधिकारी मजिस्ट्रेट था यह जैक्सन, या नासिक का जैक्सन था, इसकी हत्या कर दी गई थी, तो ये नासिक का पदाधिकारी था, मजिस्ट्रेट था, जिला पदाधिकारी जैक्सन। और इसकी हत्या 1909 में अनंत कन्हारे ने कर दिया था, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था, इसको राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, राज राजेश्वर मंदिर कहा जाता है। और इसका निर्माण जो है चोल वंश के राजा राज प्रथम ने करवाया था, राज हो जाएगा। उसके बाद देखिए पद्मावत के लेखक कौन है, पद्मावत अखरावट, या मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। उसके बाद देखिए बुद्ध से संबंधित जो अवसरों से जुड़े हुए प्रतीक हैं उसमें स्तूप किसका प्रतीक है, स्तूप जो है इनकी मृत्यु का प्रतीक है, ठीक है। उसके बाद गृह त्याग जो है, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा है। जन्म का प्रतीक जो है ये कमल या सांड है।